हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर में बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन। आज अपन ये सीखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है, चाहे रिजल्टेंट एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। अपन नॉर्मल फॉर्मूले से ऑब्वियसली रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन अपन एक स्पेशल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। इफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन उनका रिजल्टेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फटाफट से आप रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो, वही कॉपी साथ लेके बैठना जिसमें आप पुराना काम कर रहे हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, देखो अब एक इजी सा डेरिवेशन करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एनी टू इक्वल वेक्टर्स। अगर आपके पास दो इक्वल वेक्टर्स हैं और आपको उनका क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो यार रिजल्टेंट वेक्टर उन दो को ऐड करके भी निकल सकता है और सब्ट्रैक्ट करके भी निकल सकता है। मान लेते हैं केस 1 की बात कर रहे हैं अपन कि ये आपका दो वेक्टर्स हैं। दोनों वेक्टर्स जो हैं वो ए वेक्टर है। दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ए वेक्टर, या चलो एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, और ये बीच में से जा रहा है क्या, ये जा रहा है रिजल्टेंट वेक्टर विच इज आर वेक्टर। ये एंगल है थीटा। इस केस के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर है। मैं इस मैग्नीट्यूड को एक सिंबल दे सकता हूं, क्या सिंबल दे देता हूं ए। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, लिखा है ना या इक्वल वेक्टर्स, यानी कि दोनों की लेंथ इक्वल है। अब आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर ए स्क्वायर ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। यही होता है भाई, ये होता है फॉर्मूला। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यही होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर, ए के। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी किसके बराबर, ए के। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये कॉस थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट के अंदर आ गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। ये ए इंटू ए, ये भी हो गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, और साथ में आ गया कॉस थीटा। 2a स्क्वायर क्या निकल रहा है, कॉमन। अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, यार ये तो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखा जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा को लिखा जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या लिखा जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा, ये 2 इंटू 2 क्या होता है, ये 2 इंटू 2 होता है 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी कि यार ये तो हो गया, ये हो गया एक तरीके से 2a कॉस थीटा बाय 2 सबका कंबाइंड स्क्वायर। अब रूट भी लग रहा है स्क्वायर भी लग रहा है, तो ये सब हट जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है आपके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल। जब आप वेक्टर्स को क्या कर रहे हो, ऐड, और वो वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप इससे डायरेक्टली निकाल लो। यानी कि अब इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की भी नीड नहीं है, लेकिन कब, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो। अब चाहे वो दो वेक्टर्स फोर्स के हो या दो वेक्टर्स वेलोसिटी के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू बराबर है तो आप रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है यहां तक। अच्छा, पॉज करेंगे और उसके बाद इसे कॉपी करेंगे। फिर अपन करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एनी टू इक्वल वेक्टर्स जब आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो उनके डिफरेंस का। ठीक है,
देखो सेकंड केस, ए वेक्टर अपनी जगह एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं है। बी वेक्टर उल्टा घूम के नीचे चले गया, माइनस का बी वेक्टर ए वेक्टर, ये बन गया क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैं सिंबल देता हूं आर डैश। ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। ठीक है, यहां तक। यहां पे जो आर डैश वेक्टर है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है। आर डैश का मैग्नीट्यूड नेगेटिव का मैग्नीट्यूड हो गया, तो आर डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पे माइनस का आ जाएगा साइन, बाकी तो सब सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये भी ए है, तो इनकी जगह ए आ गया, इनकी जगह भी ए आ गया, बस बीच में प्लस की जगह क्या है, माइनस। इस बार अपन रिजल्टेंट निकाल रहे हैं दो वेक्टर्स के डिफरेंस का। किसका, डिफरेंस का। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। हर जगह अब कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन। आइडेंटिटी बदल गई। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये सबका कंबाइंड क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये इसका आंसर है। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर आप रिजल्टेंट दो वेक्टर्स के डिफरेंस का निकाल रहे हो तो ये आपका एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो अगर आप दो वेक्टर्स का डिफरेंस कर रहे हो और दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो एडिशन का ये फॉर्मूला है, इफ द मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, और ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। आर यानी कि रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, आर डैश यानी कि रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल। तो जब भी क्वेश्चन में आपको पढ़ के लगे कि यार दो वेक्टर्स जिनकी बात हो रही है उन दोनों की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप बड़े वाले फॉर्मूले को सेलेक्ट ना करके ये छोटा सा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इजी है। तो क्या करना है, अब पॉज करना है और इसको खुद से एक बार डिराइव करना है। ठीक है, फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो अब इस पे बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं। अ साइकिल गोइंग ड्यू नॉर्थ, एक साइक्लिस्ट है जो अपनी साइकिल चला रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो इस समय जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है v1 वेक्टर। ठीक है, थोड़ी दूर आगे गया और उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया, एक सडन शार्प लेफ्ट टर्न ले लिया। ये ऊपर जा रही है साइकिल, अब ये राइट है, ये लेफ्ट है, एक शार्प लेफ्ट टर्न ले लिया। ये शार्प लेफ्ट टर्न लेके इधर चले गया और यहां देखो क्या लिखा है, एट सेम स्पीड, मतलब टर्न लिया और स्पीड भी नहीं बदली। बड़ा ही गजब का टर्न लिया है इसने तो, क्योंकि नॉर्मली जब टर्न लेते हैं तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, ब्रेक लगा के टर्न लेना पड़ता है। अब ये 90 डिग्री पे घूम रहा है और स्पीड भी नहीं बदली। चलो क्वेश्चन है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं अपन। फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, इट इज डेल्टा वी, जिसको आप बोलते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी पे क्या लगता है, नेगेटिव साइन लगता है, यानी कि माइनस का v1 वेक्टर। तो ये आपका v1 पॉजिटिव वेक्टर है। तो जब आप इसको घुमा के उल्टा एरो लगा दोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि इस तरीके की सिचुएशन होगी वो। यहां तो जा रहा है v2 वेक्टर और यहां जा रहा है माइनस का v1 वेक्टर। ठीक है, तो अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहां आएगा, एक बार पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये पैरेलल वेक्टर नीचे आ गया, ये पैरेलल वेक्टर इधर आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मेरा रिजल्टेंट यानी कि डायगोनल वेक्टर होगा, दैट इज डेल्टा वी वेक्टर, वो यहां आएगा। ये मेरा डेल्टा वी वेक्टर है। तो डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस का v1 वेक्टर, यही होगा। तो आपको इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1।
अच्छा, क्वेश्चन में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज गिवन है। क्या है वो? कि यहां पे एक वर्ड लिखा है सेम स्पीड, यानी कि साइकिल वाले ने खुद की स्पीड बदली ही नहीं। डेल्टा क्या डेल्टा क्या v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी या बोले स्पीड, ये सेम है। साइकिल वाले ने खुद की स्पीड को चेंज नहीं करा, यानी कि इस बार आप जो रिजल्टेंट वेक्टर ये निकाल रहे हो, ये रिजल्टेंट वेक्टर दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का है। तो यार अभी अभी तो डिराइव करा है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या था? मेरे हिसाब से था भाई, सब्ट्रैक्शन में आर डैश का फॉर्मूला था, है ना। आर डैश इज इक्वल्स टू, अपन ने फॉर्मूला लिखा था 2a साइन थीटा बाय 2। यही फॉर्मूला था रिजल्टेंट वेक्टर का। अगर आप दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। तो आर डैश की जगह डेल्टा वी, 2 इंटू ए की जगह वी, और थीटा तो एंगल ऑब्वियसली इनके बीच में रहेगा। ठीक है, तो थीटा यहां क्या है? सबको पता है 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब 90 डिग्री पे होता है। तो थीटा की जगह 90 आ जाएगा और v की जगह आ जाएगा 5 साइन 90 अपॉन 2 विच इज 45। अच्छा, साइन 45 क्या होता है? साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2। क्या होता है भाई? 1 अपॉन रूट 2। तो ये कैंसिल होंगे, रूट ऊपर लग जाएगा। सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी इज 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी इज 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है बहुत। अब इनकेस आपसे इसका क्या पूछ लेते? डायरेक्शन। क्या पूछ लेते भाई? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो बहुत इजी है। इक्वल वेक्टर्स हैं तो 90 डिग्री का बिल्कुल आधा कर दो, यानी कि 45 डिग्री पे ये आएगा, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स है ना, इसलिए। ठीक है, तो यहां पे जो डायरेक्शन है वो कितना होगा? 45 डिग्री, यानी कि इस तरफ जा रहा है। इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ कौन होता है भाई? ये इस तरफ। पहले ये यूं जा रहा है, यूं, यानी कि साउथ वेस्ट। 45 डिग्री का मतलब यहां पे हुआ इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है। तो क्या करेंगे अब? पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। करो ट्राई। देखो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है। ये सर्कुलर पाथ है। मान लो अभी ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे है, थोड़ी देर बाद उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो गई, ये इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो इसकी वेलोसिटी है वो ऐसी होगी, और इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी है वो ऐसी होगी। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन को फॉलो करती है। इधर टेंजेंट ऐसी है, इधर टेंजेंट ऐसी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ में गोल घूम रहा है। अब इन्होंने बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या बोली? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक बात आप लोग याद रखना, जब भी वर्ड लिखा होता है ना सर्कुलर मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, या सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो उसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, यानी कि सर्कुलर मोशन में हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। स्पीड कैसे कांस्टेंट हो सकती है? स्पीड कैन बी कांस्टेंट बाय कीपिंग द मैग्नीट्यूड फिक्स। बाय कीपिंग द मैग्नीट्यूड फिक्स। अगर मैग्नीट्यूड फिक्स है, यानी कि मैंने व्हीकल चालू करा और मैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे ही चलता जा रहा हूं, मान रहा हूं कि मैं गोल घूम रहा हूं, लेकिन 20 की स्पीड पे ही गोल घूम रहा हूं, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए आप यहां वर्ड यूज कर सकते हो कांस्टेंट स्पीड।
लेकिन आप वेलोसिटी पे कभी भी वर्ड यूज नहीं कर सकते कांस्टेंट वेलोसिटी इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन. व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट फिक्स. नो फिक्स डायरेक्शन. डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलता जाएगा. इधर ऐसे जा रही वेलोसिटी, फिर इधर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी. सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको फिक्स रखने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स होने चाहिए. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है तो उसका डायरेक्शन कभी फिक्स नहीं हो सकता. इसलिए ऐसे केसेस में आप हमेशा कांस्टेंट स्पीड वर्ड देखोगे, कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड नहीं देखोगे, क्योंकि सर्कुलर वर्ड का यूज हो रहा है. ठीक है यहां तक? तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो क्या है इस क्वेश्चन का मतलब. एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि एक ही मैग्नीट्यूड से चलती जा रही है. फाइंड करो चेंज इन वेलोसिटी. इस केस में वेलोसिटी है v1, इस केस में वेलोसिटी है v2. सिंस स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड क्या है? कांस्टेंट. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v. कांस्टेंट स्पीड का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड. यहां 20 तो यहां भी 20. क्लियर? मैग्नीट्यूड इक्वल है, नॉट डायरेक्शन. अब आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी. तो ढंग से देखो आप इधर, यहां पे सेंटर मान लेते हैं, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये एंगल है थीटा. अब मैं इसको एक बार अलग से डायग्राम को बनाता हूं. ये डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी v1, इस डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी v2. ये v2 वेक्टर है, ये v1 वेक्टर है, यहां पे सेंटर है, और ये एंगल इधर बन रहा है थीटा. ये एंगल है थीटा. तो अब मैं क्या इसमें पैरेलल शिफ्टिंग का लॉजिक लगा सकता हूं? सोचो जरा, इसमें आप पैरेलल शिफ्टिंग का लॉजिक लगा सकते हो क्या? आप ऑब्वियसली लगा सकते हो. इस वेलोसिटी के वेक्टर को एज इट इज उठा के ऊपर रख दो. इस वेलोसिटी के वेक्टर को एज इट इज उठा के ऊपर रख दो, या इस वेलोसिटी के वेक्टर को एज इट इज उठा के नीचे रख दो. बात तो एक ही है. आप आराम से पैरेलल शिफ्टिंग का लॉजिक यूज कर सकते हो. ठीक है? तो अपन शिफ्टिंग करें वेक्टर्स की. तो अगर आप वेक्टर्स की शिफ्टिंग करते हो तो आपका ये वाला वेक्टर मान लेते हैं इसी जगह पे है, इसको आपने चेंज नहीं करा. इस वेक्टर को आपने यहां से उठाया और पैरेलल शिफ्ट करके यहां रख दिया. तो ये आपका v2 वेक्टर अपनी जगह है, और जो v1 वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में चले गया. पैरेलल शिफ्टिंग हो गई. ठीक है? यहां तक पैरेलल शिफ्टिंग हो गई. अच्छा, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें? आगे सॉल्व करना है मुझको, तो मुझे इनके बीच में एंगल पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? एंगल पता होना चाहिए. तो अब मैं आपको एक बड़ा ही इजी सा लॉजिक बताता हूं. जब आप दो ऐसे वेक्टर्स, दो ऐसी टेंजेंट्स सर्कल की बाउंड्री पे बनाते हो, तो उनके बीच में जो एंगल है वो वैसा का वैसा ही रहता है. मतलब अगर यहां थीटा है तो यहां भी थीटा ही बनेगा, अगर यहां थीटा है तो यहां भी थीटा ही बनेगा. इसको याद रख लेना. तो ये जो एंगल है ये कितना है? थीटा है. हमेशा ऐसा होता है. अगर सर्कल के एक पॉइंट पे यहां टेंजेंट है, एक पॉइंट पे यहां टेंजेंट है, ये दोनों पॉइंट्स सेंटर पे एंगल थीटा बना रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी थीटा ही बनेगा. ये रूल होता है. अब आपको क्या पूछा गया है? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा v. क्या होता है भाई? डेल्टा v. तो डेल्टा v का मतलब क्या होता है? डेल्टा v का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. यही होता है भाई. दोनों वेलोसिटीज के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा v. क्लियर यहां तक? अब आप अच्छा, वेक्टर के अकॉर्डिंग ये हुआ इसका मतलब, है ना? चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर. ये होता है चेंज इन वेलोसिटी. अब इसका लॉजिक का क्या मतलब हुआ? माइनस का v1 उल्टा घुमा दो इसको. देखो
पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन सारे लॉजिक्स करते हैं। फॉर्मूला तो सबको पता है क्या लगने वाला है। ये माइनस का v1 ऊपर चले गया, ये है v1 वेक्टर माइनस का और ये है v2 वेक्टर प्लस का। ठीक है, यहां तक जो वेक्टर v1 पहले नीचे था अब मैंने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या करूंगा, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। ये इसका पैरेललोग्राम मैं क्या कर रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं। तो अब जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज डेल्टा वी वेक्टर, वो ये होगा। रिजल्टेंट वेक्टर विच इज डेल्टा वी वेक्टर वो ये होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। ये मेरा डेल्टा वी वेक्टर है। कैसे निकलेगा डेल्टा वी, v2 माइनस v1 करके। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसको बोलते हैं अपन r डैश वेक्टर। नेगेटिव के रिजल्टेंट को अपन ने क्या सिंबल दिया है, r डैश वेक्टर। और यहां पे r डैश का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि डेल्टा v की जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी बाय द फॉर्मूला ऑफ 2v साइन थीटा अपॉन 2। ये मेरा आंसर है। ये आंसर कैसे निकला, ये आपका डेरिवेशन है। देखो डेराइव करते हैं इसको एक बार और, इसको डेराइव करते हैं। क्या होती है भाई वैल्यू, r डैश का मैग्नीट्यूड डेल्टा v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, रिजल्टेंट क्या है डेल्टा v वेक्टर यानी कि r डैश वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड लगा दो सब पे, लगाए भाई मैग्नीट्यूड, है ना। r डैश का मतलब क्या होता है, r डैश का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ r डैश वेक्टर। ठीक है ना, क्या होगा ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है भाई, सब्ट्रैक्शन का जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v2 इंटू v1 इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगता है। अब v1 और v2 बराबर है क्या, बराबर है। किसके बराबर है, v के। मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 किसके बराबर है, v के। तो मैं 1 2 3 और 4 जगह क्या लिख दूंगा, v लिख दूंगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है बिकॉज कांस्टेंट स्पीड गिवन है। तो मेरा r डैश क्या निकलेगा, मेरा r डैश निकलेगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हो गया रूट के अंदर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 2v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाएं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री की। क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये रूट के अंदर क्या बन गया, ये बन गया 2v साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे, तो आपका r डैश यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो निकलेगा 2v साइन थीटा अपॉन 2। इसमें v क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट स्पीड है v, और साइन थीटा अपॉन 2, थीटा क्या है, थीटा एंगल है v2 और v1 के बीच का। ओरिजिनल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं थीटा। तो ये आपका आंसर है। अब आपको अगर क्वेश्चन में कभी भी सर्कुलर मोशन गिवन हो विथ कांस्टेंट स्पीड, जरूर उसकी कोई वैल्यू देंगे, कोई एंगल देंगे, तो ये फॉर्मूला लगाओ और चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्टली निकाल लो। इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ये एक तरीके से अपन ने सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। क्या है ये है फॉर्मूला फॉर चेंज इन वेलोसिटी, फॉर्मूला फॉर चेंज इन वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किस केस का है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस केस में चेंज इन वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया। ठीक है, तो एक्चुअल में वैसे ये आप न्यूमेरिकल कंसिडर करो या आप इसको एक डेरिवेशन कंसिडर करो, कुछ भी कर लो, बात एक ही है। आपको तो बस ये प्रोसीजर एक बार सीखना था। अब आपको हर क्वेश्चन में इतने बड़े प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करेंगे और एक बार खुद से इसको डिराइव करेंगे। करो ट्राई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझना है इसको। अ प्लैनेट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड जो है ये हमको ये बात बताता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि प्लैनेट हमेशा गोल घूमेगा। कांस्टेंट स्पीड है यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। तो जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला डिराइव करा था, हो सकता है इस फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाए। देखो आगे अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड गिवन है, प्लैनेट किसके चक्कर काट रहा है, सन के। फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 1/3 रेवोल्यूशन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उस फॉर्मूले से हो जाएगा। ट्राई करते हैं अपन, है ना, सब ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों को क्लिक कर गया क्वेश्चन, बहुत इजी है वैसे तो आप चाहे पॉज करके अभी खुद से ट्राई कर लो, है ना। सेल्फ ट्राई करने से तो बहुत लॉजिक इंप्रूव होते हैं। देखो भाई, यहां पे सेंटर पे मैं मान लेता हूं ये सन है, ठीक है, और जो अपना प्लैनेट है वो यहां पे है। अभी अज्यूम कर लेते हैं कि प्लैनेट यहां पे है, ठीक है। प्लैनेट जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अब जब 1/3 रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो आधे रेवोल्यूशन में तो प्लैनेट बिल्कुल नीचे आ जाएगा, 1/4 में यहां आएगा। तो जो 1/3 है वो यहां कहीं हुआ, ये हाफ रेवोल्यूशन है, ये 1/4 रेवोल्यूशन है, तो 1/3 यहां पे कहीं हुआ, यानी कि आफ्टर 1/3 रेवोल्यूशन प्लैनेट जो है वो मुझे यहां पे मिलेगा और इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। मतलब प्लैनेट की इनिशियल पोजीशन ये है पॉइंट ए, और जो अभी के लिए फाइनल पोजीशन है वो ये है पॉइंट बी। इस सिचुएशन में वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है v1 वेक्टर, और इस सिचुएशन में वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है विच इज v2 वेक्टर, ठीक है यहां तक। अच्छा, मुझे एक चीज की कमी लग रही है क्वेश्चन में, ऐसा लग रहा है एक चीज पहले ढूंढनी जरूरी है विच इज एंगल थीटा, तभी तो मैं चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 निकाल पाऊंगा, जिसका फॉर्मूला होता है 2v sin थीटा अपॉन 2। तो फॉर्मूले में थीटा अपने को पता होना बहुत जरूरी है। तो यार एक बात बताओ, जब प्लैनेट पूरा एक रेवोल्यूशन ले लेगा, पूरा एक गोल चक्कर काट लेगा, तो कितना एंगल कवर करेगा, पूरा एक राउंड विच इज 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, है ना। तो अपन यहां लिखते हैं एंगल कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर हो रहा है, 360 डिग्री। तो अगर एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है तो 1/3 रेवोल्यूशन में कितना कवर होगा एंगल, एंगल कवर्ड इन 1/3 रेवोल्यूशन कितना होगा भाई, 1/3 रेवोल्यूशन में एंगल कवर 360 डिवाइड बाय 3 120 डिग्री। यानी कि अभी इस सिचुएशन में जो ये एंगल बन रहा है थीटा, उस थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। तो अब आपका जो ये वेक्टर है v1 वो ऐसे बन रहा है, v2 ऐसे बन रहा है, यहां पे कहीं पे सेंटर है, ठीक है, जिसके साथ इन्होंने एंगल बनाया है सेंटर पे जो कि कितना है 120 डिग्री। ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है। अब आपको पैरेलल शिफ्टिंग वगैरह का लॉजिक भूल जाओ, वो मत करो, क्योंकि अपन डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का, दैट इज डेल्टा v। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ये होता है, इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे सिंबल दिया जाता है जिसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है। तो डेल्टा v निकालने का फॉर्मूला अपने पास है ना, तो अपन तो डायरेक्टली उसको यूज करते हैं ना। अपन क्यों इतनी मेहनत करें, अपन ने फॉर्मूला डिराइव करा था तो अपन सीधा ही फॉर्मूला लगा देते हैं, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें v क्या है, v इज द कांस्टेंट स्पीड जिससे प्लैनेट चल रहा है, वो है 10। और थीटा क्या है, थीटा मैं निकाल चुका हूं विच इज 120 अपॉन 2। तो ये हो गया साइन 60। क्या होता है भाई 60,
साइन 60 होता है √3/2, ये वैल्यू होती है। तो ये मेरा चेंज इन वेलोसिटी है। कितना शॉर्ट हो गया, कोई लंबा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, पैरेलल शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ी, पैरेललोग्राम नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि फॉर्मूला हमको याद है, बहुत छोटा फॉर्मूला है, इजी है। अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। आप चाहो तो अभी पॉज करके एक बार इस वाले पार्ट को कॉपी कर सकते हो गया कॉपी। करें नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पे आते हैं। इस बार जो एंगल है वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना। तो एंगल चेंज करेंगे। देखो इस बार रेवोल्यूशन कितने कवर हो रहे हैं, 3/5। ये कर रहे हैं अपन अब सेकंड पार्ट। कितने रेवोल्यूशन बना रहे हैं प्लैनेट, 3/5 रेवोल्यूशन। तो एंगल कितना कवर होगा, 360 मल्टीप्लाई 3/5। तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, कैंसिल आउट करें, 7 5 35, फिर 5 2 10, 72 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो गया 216 डिग्री। अब सबसे कॉमन गलती जो बच्चों से होती है वो ये सोचते हैं कि हमारा थीटा आ गया, लेकिन नहीं, ये आपका थीटा वैलिड नहीं है। रीजन, क्योंकि जब मैंने आपको वेक्टर्स में को इनिशियल वेक्टर्स के बीच में एंगल की बात बोली थी, तो मैंने बोला था थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 180। आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को हमेशा वो सिलेक्ट करना जो 0 से 180 के बीच में हो। तो ये आपका थीटा नहीं है, ये आपका एक तरीके से एंगल है, बस ये आप लिख देना एंगल कवर्ड। ये आपका एंगल कवर्ड है। मैं यहां थीटा क्यों नहीं मान रहा इसको, क्योंकि ये वैल्यू 180 से बड़ी है, तो मुझे थीटा अब निकालना पड़ेगा अलग से। ये मुझे थीटा निकालना पड़ेगा अलग से, समझ गए। क्यों आई है वैल्यू 180 से बड़ी, देखो प्लैनेट कितना रेवोल्यूशन बना रहा है, 3/5। तो 1/3 में तो यहां था, 3/5 में कहां चले जाएगा, 180 डिग्री से ज्यादा कवर करेगा। क्यों करेगा, ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं एंगल, यानी कि 180 होता है यहां, ये चले गया 216 डिग्री, यहां पे पहुंच गया, मतलब प्लैनेट अपना ये पहुंच गया। तो अब वेक्टर जो है वो यहां जा रहा है, ये है v2 वेक्टर, और ये इतना बड़ा एंगल जो है ये है एंगल कवर्ड। तो इस बार जो आपका एंगल कवर्ड है वो इतना बड़ा है, तो थीटा आप ये वाला लोगे। हमेशा थीटा 180 से छोटा लिया जाता है, ये रूल है। वेक्टर के एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, रिजल्टेंट वेक्टर निकालते टाइम थीटा 180 से छोटा होना चाहिए। तो अब आपका जो थीटा है वो आप 360 माइनस 216 करके निकालोगे, यहां पे यहां निकलेगा आपका थीटा। तो बहुत इजी है माइनस करना, तो सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, कैरी ले जाओ। तो ये कितना आएगा आपका 1 4 और ये 4, थीटा आ गया 144 डिग्री। ये थीटा एप्लीकेबल है, ये लगेगा फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, ये फॉर्मूले में अप्लाई करना है अपने को। तो अब आप क्या करोगे, फटाफट से पॉज करोगे। फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं चेंज इन वेलोसिटी का, तो इससे आप एक बार खुद चेंज इन वेलोसिटी निकालो। करें भाई, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएं, डेल्टा v इज इक्वल्स टू 2v साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अप्लाई करें, देखो 2 इंटू वी, 2 इंटू 10, वेलोसिटी 10 है, साइन थीटा अपॉन 2, थीटा है 144, 144 का आधा करो 72 डिग्री, तो ये हो गया 20। अब साइन 72 अपन ने टेबल में नहीं पढ़ा, लेकिन इसकी वैल्यू आप याद रख लो। वैसे तो हो सकता है ये क्वेश्चंस में गिवन आ जाए, आप याद भी रख सकते हैं। 0.9516 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है किसकी, साइन 72 की, ठीक है। कुछ केसेस में वैल्यू ऐसे भी गिवन होती है 0.95106, और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू पे जाना है तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपकी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हो सकता है आपने आंसर यहीं पे छोड़ दिया हो, तो वैसे कुछ केसेस में वो भी करेक्ट है, लेकिन अगर प्रॉपर वैल्यू तक जाना है तो ये वैल्यू आप इसकी अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में प्लैनेट कवर कर रहा है 5/6 रेवोल्यूशन। तो एंगल कवर्ड निकालें 5/6 रेवोल्यूशन का, 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, 6 6 36, 60 मल्टीप्लाई बाय 5,
कितना आ रहा है एंगल कवर्ड 60 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो गया ये एंगल कवर्ड हो गया 300 डिग्री। यानी कि इस बार जो प्लैनेट है वो और आगे पहुंच चुका है, ठीक है ना। इस बार प्लैनेट यहां भी नहीं है, वो और भी आगे चले गया। अप्रोक्सीमेटली मान लो प्लैनेट यहां तक आ गया, ये इसकी वेलोसिटी का अब डायरेक्शन हो गया। तो अब जो उस प्लैनेट ने एंगल कवर करा है वो इतना ज्यादा कवर कर लिया, और ये एंगल अपन ने कितना निकाला है, ये बड़ा वाला एंगल अपन ने निकाला है 300 डिग्री। तो थीटा जो छोटा एंगल है वो अपन माइनस करके निकालेंगे, 360 माइनस 300, तो ये आंसर आ गया अपना कितना 60 डिग्री। ये वैलिड थीटा है बिकॉज थीटा मस्ट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 180। ये याद रख लेना, ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है नहीं तो अब आप यहां साइन थीटा अपॉन 2 करोगे विच इज साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू पुट कर दोगे विच इज 1/2, 2 इंटू 10 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब तो अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करें अपन ने, जिसमें आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो और हर बार इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो, और क्या निकाल रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कॉपी करो, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा, आज की क्लास में अपन ने सीखा कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, whether the resultant is given out by addition और given out by subtraction। उसके बाद अपन ने सीखा कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है, यानी कि सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, तो उस केस में चेंज इन वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा और उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। तो आज की क्लास बहुत ही इजी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो क्या करेंगे, अब सारे क्वेश्चंस की एक बार खुद से ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। वेक्टर्स में आप बस एक बात बहुत ढंग से समझ लो अभी, कि जब तक आप पुराने वीडियोस को ढंग से नहीं समझोगे, उन पे पकड़ नहीं बनाओगे, अगला वीडियो समझने में हमेशा दिक्कत आएगी। वेक्टर एक दूसरे से लिंक्ड होता है, तो अगर अभी तक आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है, आप उस वीडियो को दोबारा देखो ढंग से एक बार, और उसके बाद नए वीडियोस पे जाना, नहीं तो क्या होगा, टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पुराने वीडियोस को बहुत ढंग से रिवाइज करो, उन्हें बिठा लो दिमाग में, उन्हें रट लो, उसके बाद नए वीडियोस बहुत जल्दी क्रैक करोगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।